पता है क्या होता है? जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाते हैं या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी करते हैं तो उसको वर्क कहते हैं। अच्छा, तो सर आप कहोगे सर क्या सोना भी वर्क है? क्या सोचना भी वर्क है? क्या खेलना भी वर्क है? क्या सांस लेना भी वर्क है? प्रॉब्ली यस। हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड एंड हैप्पी। मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है और मैं आपका साइंस का क्लासेस ले रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आपका बिहार 7th फेज का एग्ज़ाम 19 अगस्त, 20 अगस्त, 26 अगस्त, 27 अगस्त को होने वाला है। आई होप कि आप लोग इस महायुद्ध के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि इस महायुद्ध में वही योद्धा जीतेंगे जिसके कम से कम 13,000 के अंदर रैंक आ जाए। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो, अगर आप जनरल वोमेन के हो तो 13,465 के अंदर आप आ जाओ, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगी। तो इस तरीके से अपने आप को तैयार करना है इस महायुद्ध के लिए कि आप भी एक योद्धा कहलाओ। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, हम लोगों ने फोर्स कर लिया था, मोशन कर लिया था और साइंस इन आवर डेली लाइफ कर लिया था। आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्क, फिजिक्स का चौथा चैप्टर और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वर्क क्या है? मैं सोच रहा हूँ, वर्क है? हाँ है। मैं सांस ले रहा हूँ, ये कोई काम है क्या? हाँ है भाई। आप मुझे देख रहे हो, ये काम है? हाँ है। मैं घड़ी पे टाइम देख रहा हूँ, ये कोई काम है? हाँ है। पर फिजिक्स में सोचना, सोना, सांस लेना काम नहीं होता है, मीन्स वर्क नहीं होता है। फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको वर्क बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। तो फिजिक्स के लैंग्वेज में वर्क किसको कहेंगे फिर? फिजिक्स के लैंग्वेज में वर्क किसी उसी को कहेंगे जहाँ कोई फिजिकल एक्टिविटी होगी। तो फिजिकल एक्टिविटी कैसे होगी? अगर मैं ताली मारूं, फिजिकल एक्टिविटी हुई, मैंने इससे इस पर फोर्स लगाया, एक फिजिकल एक्टिविटी हुई। मैं बोल रहा हूँ ताकि आप सुन पाओ, समझ पाओ, ये बोलना क्या हुआ? एक फोर्स लग रहा है, मेरे गले में एक फोर्स लग रहा है जिसके चलते अंदर वाइब्रेशन हो रहा है, जिसके चलते आवाज़ बाहर आ रही है। तो ये क्या हुआ? ये एक वर्क हुआ। क्यों? क्योंकि फोर्स लग रहा है। फोर्स कहाँ लग रहा है? ये ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ये गला। तो इसी को क्या कहेंगे? इसको वर्क कहेंगे। समझ गए? वर्क को सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझो, जहाँ भी किसी अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग जाए, यानी बल लग जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट को, क्या मतलब कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ पर अगर कोई बल लगे या कोई, इंग्लिश में उसको फोर्स कहेंगे, फोर्स लगे या कोई एनर्जी लगे, तीनों सेम ही बात हुआ, तो उसको हम लोग वर्क कहेंगे। किसी बॉडी पे अगर कोई एनर्जी, फोर्स या बल जो भी कह लो, वो लग के अगर उस पर कुछ मूवमेंट होता है, कुछ भी मोशन होता है या वो हिलता डुलता है, तो उसको हम लोग वर्क कह देंगे। अच्छा, पता है वर्क की सबसे खासियत क्या है? फोर्स जब भी लगेगा ना किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो एक डायरेक्शन में लगेगा। जैसे मैंने इसको ऊपर फेंका तो ऊपर की ओर एक मैंने फोर्स लगाया, मीन्स की एक डायरेक्शन लगा। तो वर्क के साथ हमेशा डायरेक्शन भी काम करेगा, हमेशा आप दिमाग में रखिएगा। क्योंकि वर्क कब होता है? जब फोर्स लगता है। फोर्स कब लगेगा? तो फोर्स जब भी लगेगा एक डायरेक्शन में लगेगा। तो क्या हुआ? वर्क में डायरेक्शन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्व है, खास करके तब जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। पर आपके एग्जाम में अगर आप 1 से 5 के लिए एग्जाम दे रहे हो तो बहुत कम ही चांस है कि आपसे वो न्यूमेरिकल पूछेंगे। हाँ, वो आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं वो मैं आपको बताता चलूँगा। चलो अब आप देख लो कि फोर्स मतलब वर्क होने के लिए कौन से 2 कंडीशन होते हैं। आप इस लाइन को देखना, एक सेकेंड। हाँ, आप इस लाइन को पढ़ो। देयर मस्ट बी अ फोर्स अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट। मैंने कहा था ना अभी कि मैंने इसको ऊपर फेंका, मैं इस ऊपर क्यों एक फोर्स लगाया, ठीक है? तो ये क्या हुआ? ये वर्क हुआ, ठीक है? अगला आप देखो, द ऑब्जेक्ट मस्ट मूव इन द सेम डायरेक्शन एज द फोर्स। मीन्स कि अगर मैं ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ तो इसको ऊपर ही भागना है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऊपर लगा रहा हूँ ये इस साइड भाग रहा है, नहीं। वो इस साइड कब भागेगा? जब हवा का फोर्स इधर से आएगा। मीन्स कि मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ, हवा का फोर्स उससे ज़्यादा तेज से आएगा तब तो उधर मूव करेगा, ठीक है? मीन्स कि फोर्स जिस डायरेक्शन में आप लगाओगे उसी डायरेक्शन में अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको हम लोग वर्क कहेंगे, मीन्स कार्य कहेंगे। हिंदी में अगर इसको मैं आपको समझाऊँ तो जिस दिशा में बल लगे
उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट या वो पदार्थ मूवमेंट करे या हलचल करे तो उसको हम लोग वर्क कहते हैं। अच्छा तो भैया वर्क का एक फार्मूला होता है, वर्क का फार्मूला क्या होता है? सिंपल भाई, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब कैसे सिंपल वर्क कैसे हो रहा है? क्योंकि मैं फोर्स लगा रहा हूँ, बल लगा रहा हूँ, तब तो कोई मूवमेंट हो रहा है बॉडी में। एक डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, मीन्स की डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस लिखा है। अच्छा चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया डिस्टेंस, ये आपके समझाने के लिए लिखा था, क्योंकि बहुत सारे लोग को अच्छे से पता ही नहीं होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या ही डिफरेंस है। जबकि मैंने बहुत अच्छे से इसको मोशन में समझाया है, फोर्स में समझाया है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। अगर अभी भी आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पक्का से देखना, क्योंकि बिना उसके देखे आपको अच्छे से चैप्टर समझ में नहीं आएगा। सो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच अर्लियर वीडियोज so that you can understand it very easily, right? तो डिस्टेंस यहाँ पे मैंने क्यों लिखा और मैं बोल रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट? अच्छा मैं डिस्प्लेसमेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब डिस्टेंस के साथ कोई डायरेक्शन जुड़ जाता है, किसी डायरेक्शन में अगर कोई पदार्थ या मैटर या ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा हो तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर मैं कह दूँ वो मोटरसाइकिल 5 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है, यहाँ पे सिर्फ नंबर की बात हुई, 5 किलोमीटर ये डिस्टेंस हो गया। अगर मैं कह दूँ कि वो गाड़ी 5 किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से ईस्ट की ओर चल रही है, ईस्ट डायरेक्शन जुड़ गया, तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क क्या कुछ नहीं है, वर्क है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और क्योंकि एनसीईआरटी में साफ साफ लिखता है फॉर्मूला वर्क का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। पर क्या ये सच सही फॉर्मूला है? अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि बताइए वर्क का फॉर्मूला कौन सा, और नीचे ऑप्शन दे दे वर्क इक्वल टू एफ एस, वर्क इक्वल टू ए में ये सब आपको फॉर्मूला दे दो, या एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा तो आपको देगा नहीं भाई दबे, क्योंकि एफ एस या एफ एस कॉस थीटा में से कोई एक ही देगा। अगर आपको एफ एस दिख जाए तो आंख बंद करके एफ एस पे टिक मार देना, क्योंकि एनसीईआरटी एफ एस ही कहता है। जबकि अगर जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओगे तो इससे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओगे तो वहाँ जो आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, अच्छा कैसे डायरेक्शन में जाओगे मैं आपको समझाता हूँ। पहले यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे ये टेबल है, मैंने इसको फोर्स लगाया, ठीक है, मैं इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे जो है एक एंगल क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि मैं एक डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ एंगल क्रिएट हुआ, तो ये क्या हुआ? ये आपका कॉस थीटा हुआ, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो कि सबसे शॉर्टेस्ट रूट होता है, राइट। तो आपने टेबल को मूव करने के लिए एक शॉर्टेस्ट रूट चुना होगा, उस और आपने धक्का लगाया होगा पहुँचाने के लिए, तो एक शॉर्टेस्ट रूट होगा, इस यहाँ पे कॉस थीटा यूज होगा। इसलिए इसका एक्चुअल रियल फॉर्मूला जो होता है जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है वो होता है एफ एस कॉस थीटा, राइट। ये थीटा मान लो इसको। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पर क्योंकि एनसीईआरटी में मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है आपका दिया रहता है एफ एस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? कॉस थीटा 0 का वैल्यू जो आपका होता है वो होता है 1, राइट। तो क्या होगा? एफ वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस, एफ एस ऐसे कर दो यार। अच्छा तो मैं रफ करके बता रहा हूँ, यहाँ देखो लोग वर्क, 1 सेकेंड थोड़ा सा आप भी हेल्प कर दो हमारी। हाँ ये देख लो, वर्क इक्वल टू क्या हुआ? एफ एस हो गया, ठीक है। और मैंने बोला था कॉस थीटा, ठीक है। अगर कॉस थीटा का वैल्यू अगर 0 दिया हुआ हो तो क्या हो जाएगा? एफ एस इंटू 1 यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू 1 मीन्स क्या हो गया आपका? घुमा फिरा के यही हो गया वर्क इक्वल टू एफ एस, जो कि एनसीईआरटी में दिया है। एनसीईआरटी में क्यों दिया है? क्योंकि उन्होंने हर न्यूमेरिकल में
एक्चुअली जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्लास 9 के लेवल का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ जो है यही फॉर्मूला दिया हुआ है, पर आप 11-12 में जाओगे जिसकी आपकी ज़रूरत नहीं है तो वहाँ कॉस्ट थीटा आ जाता है। मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है, राइट। तो अगर फॉर्मूला पूछे तो वर्क इक्वल टू एफ एस बाय क्या होगे, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने कहे तो आप एफ एस कॉस्ट थीटा पे लगाओगे। जैसे कॉस्ट थीटा अगर 0 दिया हुआ हो, एंगल 0 दिया हुआ हो तो 1 हो जाएगा। कॉस्ट थीटा 90 डिग्री दिया हुआ हो तो उसका वैल्यू क्या होता है बताओगे आप? 0 होता है, ठीक है। वैसे कॉस्ट थीटा 45 का अलग होता है, कॉस्ट 30 डिग्री का अलग होता है। वो आपका मैथमेटिकल चीज़ है, आप गूगल पे जाके सर्च कर लेना, आपको वो मिल जाएगा। आप कॉस्ट थीटा का वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 इन चारों को आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपके इसी पे बनेंगे। और आपका सिंपल सा फॉर्मूला ये लग जाएगा, वर्क इक्वल टू एफ एस इंटू कॉस्ट थीटा, राइट। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं इस एग्जाम्पल को, आप देखो ये क्या लगा रहा है। एक बंदा जो है पीछे से एक बॉक्स खींच रहा है, इसमें क्या लग रहा है, इसमें फोर्स लग रहा है, ठीक है। और एक बंदा जो है आगे की ओर ढकेल रहा है, इसमें भी क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। पर फोर्स कैसे लग रहा है, एक डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ आप देख लो, एक सेकेंड ना, हाँ यहाँ आप देखो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पर इसको देखो ये ठीक उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो क्या हो गया, वर्क इक्वल टू फोर्स, यहाँ पे आप देखना वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि एक डायरेक्शन जुड़ रहा है, एक डिस्टेंस जो कवर कर रहा है उसमें डायरेक्शन जुड़ रहा है, तो वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। इस एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पा रहे होगे आई गेस। अब आते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड पे। हाँ तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहाँ से अब आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लो, वर्क का एसआई यूनिट किसको कहते हैं, आपसे पूछा जाएगा। तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज, वहाँ पर उसका आंसर अगर आप दोगे न्यूटन मीटर एनएम, अगर ऑप्शन में दिया हुआ हो तो, नहीं तो जूल तो 100% श्योर दिया ही रहेगा। तो वर्क का जो होता है एसआई यूनिट जूल होता है। क्या होता है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ वर्क ये जूल, क्या है, जूल। अच्छा नीचे वाला लाइन पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपको भी लगेगा। तो वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, मीन्स कि वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा भैया कैसे हो सकता है, सोचो थोड़ा। मैं इस डस्टर को आगे की ओर फेंक रहा हूं, पॉजिटिव फोर्स हो रहा है। मैं चल रहा हूँ, पॉजिटिव फोर्स हो रहा है। पर जैसे ही मैं चल रहा हूँ तो मैं नीचे से पृथ्वी जो है फ्रिक्शनल फोर्स भी लगा रही है, मतलब मुझे पीछे की ओर खींच रही है। और जो कि वो बहुत ही मिनिमम है, इतनी मिनिमम है कि जो मैं पॉजिटिव फोर्स लगा रहा हूँ वो ज़्यादा, इसलिए मैं आगे मूव कर पा रहा हूँ। पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इतना कम है कि जिसके चलते वो मुझे रोक नहीं पा रही है। पर वो कोशिश जरूर कर रही है, हल्का फुल्का फ्रिक्शनल फोर्स जरूर लगा रही है। तो वो क्या हो गया, वो आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो आपके नीचे लग रहा है, आपको चलने से रोक रहा है, वो नेगेटिव फोर्स हो गया। अच्छा एक एग्जांपल से आप देखो, बहुत तेज आंधी आई, ठीक है। मैंने इस डस्टर को जिस तरह से आंधी आ रही है उधर फेंका, पर आंधी की उधर से आ रही है तो उसने, उसका इतना फोर्स है कि इस डस्टर को वो इधर बहा के ले गई, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्या हुआ, नेगेटिव फोर्स लग गया, नेगेटिव फोर्स के कारण वो उधर चला गया। क्यों, क्योंकि नेगेटिव फोर्स बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण से मैं डस्टर उधर की ओर न जाके इस साइड में बैक में चला गया। तो यही है आपका कॉन्सेप्ट पॉजिटिव फोर्स नेगेटिव फोर्स का, ठीक है। यही होता है पॉजिटिव फोर्स और नेगेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन है भैया यहाँ न्यूमेरिकल, देख लो आप। ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, मीन्स कि मान लो ये एक टेबल है, इसे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, चलो मान लिया। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर। अच्छा 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 2 मीटर ये आगे बढ़ गया। अब ये बॉक्स यहाँ आ गया, ठीक है, इस शेप में, शेप नहीं चेंज हुआ, ये बॉक्स यहाँ पे आ गया, ठीक है, 2 मीटर का धक्का लगाने पे,
ठीक है, क्योंकि इधर लगा रहा था तो इधर ही आएगा। इफ द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ उस ऑब्जेक्ट पे, तो वर्क डन यहाँ क्या हुआ भैया? चलिए यहाँ आपका कोई वो तो दिया नहीं है किस एंगल पे बना, क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो सिंपल है, एफ एस 5 × 2 10। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या आपके लिए? लिख देता हूँ, आसानी हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग को कंप्लेन था कि बताते वक्त आप लिखते नहीं हो। चलो लिख देता हूँ, फोर्स इक्वल टू, बता नहीं सॉरी, वर्क इक्वल टू, अरे भाई साहब बहुत गलती हो रही हो यार तुम, ऐसे कैसे चलेगा? आइए तो आ जाते हैं, वर्क इक्वल टू एफ एस, फोर्स क्या है भैया आपका 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका 2 न्यूटन, गुना था 10 न्यूटन, या 10 न्यूटन मीटर, या आप कह सकते हो, या आप तो क्या कह सकते हो, इधर लिख देता हूँ 10 जूल ऑफ वर्क हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो ये सब। अगला देखो क्या कह रहा है, ये जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं कहवा रहा हूँ ना, ये एनसीईआरटी बेस्ड है। मीन्स कि एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस है आपके जो एससीईआरटी के बुक्स हैं उसमें क्लास 8 तक आप लोग को पढ़ना है, ठीक है, पर उसमें ये क्वेश्चंस है ही नहीं। मीन्स एससीईआरटी में आपका वर्क एनर्जी पावर चैप्टर है ही नहीं, पर ये कॉन्सेप्ट पूछेगा, क्योंकि ये हिट मास्टर के में भी पूछा था, और इसका इतना डिटेल में न्यूमेरिकल तो नहीं पूछेगा ये मुझे पता है, पर जो 9-10 का एग्जाम दे रहे हैं ना साइंस का, उनसे ये 100% पूछेगा एनसीईआरटी बेस्ड, क्योंकि आपके एससीईआरटी में भी 9 से एनसीईआरटी चलना शुरू हो जाता है, ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होगा। तो इसके न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से देख के जाओ ताकि वहाँ आपको कोई दिक्कत ना हो। ये सारे न्यूमेरिकल्स जो 1 से 5 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा, उनके काम थ्योरी ही आएगा। पर जो 9-10 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या 11-12 की कर रहे हैं, उनके काम ये बहुत ही ज़्यादा आएगा जो साइंस का पेपर देंगे। अच्छा भैया यहाँ देखो, अब पोर्टर लिफ्ट्स द लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा, पोर्टर क्या होता है हिंदी में समझाता हूँ, बड़ा सिंपल लैंग्वेज है भैया। पोर्टर का मतलब सीधे कहता है कूली। एक कूली जो है, लगेज मतलब क्या हुआ, सामान, एक सामान को 15 किलो का सामान है, ये हमारे कूली भाई। एक सेकेंड, कहाँ आ गए भैया हम? हाँ, यहाँ देखिए, ये हमारे कूली भाई साहब हैं, दो टांग इनका। अब ये कूली भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये कूली भाई साहब क्या कर रहे हैं कि ये जो है 15 किलो का सामान अपने सर पे उठा रहे हैं। यहाँ पे कुछ लगेज रखा हुआ है, ठीक है, इन्होंने उठा के अपने सर पे ये लगेज रख लिया, ठीक है। और ये जो ग्राउंड से ये जो कूली साहब हैं थोड़े कम हाइट के हैं, समझे, तो यहाँ पे आप देखना, पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर एबव द ग्राउंड, मीन्स कि 1.5 मीटर ऊपर अपने सर के रखा। मीन्स ये ग्राउंड है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, जी जी जी, हाँ जी मतलब ग्राउंड, ठीक है। ये ग्राउंड से इनका लगेज जो है, ये क्या हो रहा है, हाँ, ग्राउंड से जो इनका लगेज है ये आपका 1.5 मीटर एबव है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। अब बताइए, पूछ रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। लगेज पे भैया इन्होंने कितना काम किया। जैसे ही आपसे वर्क डन पूछे ना, दिमाग में कुछ लगाना ही नहीं है, सीधे एफ एस एफ एस एफ एस, इसी पे सारा काम बन जाएगा। मैंने आपको कहा था ना कि कहीं भी एंगल नहीं दिया है, कहीं भी एंगल नहीं देगा। क्लास 9 में कॉस थीटा का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप क्लास 9 का एग्जाम दे रहे हो तो, क्योंकि वहाँ न्यूमेरिकल ही वैसा नहीं है, एक भी न्यूमेरिकल ही नहीं है। क्लास 9 के बच्चों को समझाने के लिए उन्होंने बस एफ दे दिया है, कॉस थीटा का कोई कॉन्सेप्ट वहाँ बताया ही नहीं है। तो आप भी एफ को याद रखो, उसी पे आपके न्यूमेरिकल बन जाएंगे। तो भैया वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, इन सबको हटाओ भाई, पिक्चर उच्चर समझ में आ गया होगा, समझदार बच्चे लोग हैं। हाँ,
तो समझिए प्रभु यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट था। एक सेकंड इधर आ जाइए। हाँ, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट था, एफ इंटू एस का, यही था ना। तो वर्क डन कितना हुआ, फोर्स कितना लगा आप बताइए। भैया मैं पृथ्वी से इस डस्टर को उठा के अपने सर पे रख रहा हूँ, ठीक है। तो पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स, कुछ तो नीचे से फोर्स लगा रही होगी, कुछ तो लगा रही होगी इसको नीचे गिराने के लिए। वो फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। पर क्योंकि कैलकुलेशन को आसान करना रहता है तो लोग उसको एक टोटल फॉर्म में ले लेते हैं। मीन्स कि 9.8 है तो उसको पूरा टोटल में ले लिए 10, जिससे उनका कैलकुलेशन आसान हो जाए। और आप भी ऐसा ही करोगे। आप ऑप्शन देखोगे, अगर ऑप्शन में कहीं डॉट मतलब कहीं डेसिमल में दिया हुआ है आंसर, तब तो आप 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप 10 मान लोगे, ठीक है। तो भैया 15 किलो का लगेज था, तो फोर्स क्या होता है, मास। मास पे तो लगता है फोर्स, मास इंटू एक्सीलरेशन। 15 किलो का लगेज था, ले लिया भैया। 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इसमें फोर्स लगा। कौन लगाया, मैं पृथ्वी लगाया, चूंकि मैंने 9.8 बताया, ठीक है। पावर 2, ठीक है, ये पावर है तो थोड़ा देख के, हाँ पावर क्या स्क्वायर है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, तो वही 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया इन लोगों ने, ठीक है। और फिर क्या है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था। मैंने नीचे से जमीन से उठा के कोली भैया ने सर पे रखा, तो कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा ना, कुछ तो डिस्टेंस कवर किया होगा ना सामान ने एक डायरेक्शन में। ऊपर की ओर किया तो क्या किया, 1.5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ देखिए, इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो भैया लगेज का भार, मास तो केजी में, आपका ये ग्रेविटेशनल फोर्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और ये डिस्टेंस मीटर में। इन सबको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, 15 × 10 150 × 1.5 225 किलोमीटर। और वर्क डन का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर या जूल, यहाँ देख लो दोनों सही है। ये आपका वर्क था जो कि बहुत अच्छे से मैंने ख़त्म करवा दिया। अगर आपको कोई दिक्कत हो, नीचे कमेंट सेक्शन है, कुछ नहीं करना है, जाना है मस्ट कमेंट करना है, जो डाउट हो पूछ लेना है। इसका पीडीएफ चाहिए हो बता देना है कमेंट सेक्शन में, सर मुझे पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप में फटाक से आपको मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर अभी भी न्यू हो, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या बताऊँ यार, क्या मिस कर रहे हो तुम, फटाक से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी हर एग्जाम की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट और अच्छे तरीके से यहाँ करवाई जा रही है। बिना पैसे दिए इतना मिल रहा है तो सब्सक्राइब करने में क्या है, सीधे लाल बटन में टप 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 कर देना, दैट्स इट। 4 बार मत करना, 5 बार करना, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाओगे, ठीक है। ये आपके फायदे में या जनहित में जारी है ये, ठीक है। चलिए वर्क आपका होता है खत्म। अब आते हैं एनर्जी पे। ओहो एनर्जी, आप लोगों में भी बहुत एनर्जी होगा, सुबह उठते हो तो बहुत एनर्जी होता होगा, अरे आज तो मैं ये करूँगा वो करूँगा दिस करूँगा डैट करूँगा। शाम के 5-6 बजे तक एनर्जी टन टना टना टना, कुछ ऐसा हो जाता होगा, खत्म की ओर। तो एनर्जी क्या है, मीन्स की कैपेसिटी टू डू एनी वर्क, किसी कार्य को करने की शक्ति को हम लोग एनर्जी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ सब पेन सिलेक्ट कर लो, हाँ हो जा भाई, हाँ हो गया। रिफर्स टू द कैपेसिटी और एबिलिटी टू वर्क और काउ चेंजेज इन ऑब्जेक्ट और सिस्टम। किसी कार्य को करने में जो शक्ति लगती है, एबिलिटी लगती है, उसी को तो एनर्जी कहते हैं, जिससे उस ऑब्जेक्ट में या किसी पदार्थ में चेंज आता है। इस ऑब्जेक्ट को मुझे फेंकना है, फेंकूंगा नहीं, चलो फेंक दिया, इसमें कुछ एनर्जी मेरा लगा, ठीक है, कुछ शक्ति मेरी लगी, उससे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट में मूवमेंट हुआ, ऑब्जेक्ट अपने अपने स्थान को, प्लेस को चेंज किया, ये क्या हुआ, ये एनर्जी हुआ। ये स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल है।
अब स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी की, हाँ अगर आपको ये नहीं पता तो आप मोशन का वीडियो देखो। मैं हर वीडियो में कितनी बार एक ही चीज़ बताऊंगा, चलो बता देता हूँ फिर भी, मैं मन कर रहा है बताने का। स्केलर वो हुआ जहाँ डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ नंबर। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है, नंबर, ठीक है, तो ये स्केलर हो गया, यानी डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ में गाड़ी चल रही है, डायरेक्शन जो हो गया वो आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो एनर्जी जो है स्केलर क्वांटिटी है, मीन्स कि 5 जूल का एनर्जी लगाया, 10 जूल का एनर्जी लगाया, यहाँ पर क्या है, इसमें सिर्फ नंबर है, कोई डायरेक्शन नहीं है कि किस डायरेक्शन में लगाया एनर्जी, ये सब नहीं होता है। एनर्जी बेस कितना एनर्जी लगा, दैट्स इट। अगला देख लो, द यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ वर्क। भैया यहाँ तो झोल हो रहा है, ये कह रहा है कि वर्क और एनर्जी दोनों का ऐसा यूनिट जूल है। क्या सही कह रहा है? अरे 100% सही कह रहा है, वर्क और एनर्जी दोनों का ऐसा यूनिट जूल ही है, ठीक है। ये क्या चमक रहा है भाई? वहां भी कोई एनर्जी लग रही है, खैर छोड़। थर्मल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इतना एनर्जी की बता नहीं सकते आपको, इतना एनर्जी लग रहा है। थर्मल, ठंड में आग जलाते हुए सेकने के लिए। रेडिएंट एनर्जी, लाइट एनर्जी तो अपने आँख के सामने ही देख रहे होगे, चमक उमक रहा होगा बल्ब। केमिकल एनर्जी, खाना खाते हो तो देखते हो उसके बाद आपको नींद आने लगती है, वो क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी आपके बॉडी में गया, उस बॉडी में कुछ केमिकल एनर्जी हो रहा है, केमिकल लोचा हो रहा है, जिसके चलते आपको नींद आ रही है। न्यूक्लियर एनर्जी है, अपने आपने घर के आसपास तो नहीं देखा होगा, पर न्यूक्लियर एनर्जी भी एक चीज़ है, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी ये सब आती है, वो बहुत अलग लेवल का है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपके घर में आ रही है, ग्रेविटेशनल जो पृथ्वी आप पे लगा रही है, मैकेनिकल जैसे आप कुछ अपने मैकेनिकल एनर्जी कैसे समझाओ, कोई बच्चा है टॉय चला रहा है अपने, वो क्या कहते हैं उसको, जमीन पे, क्या कहते नहीं, जमीन ही कहते हैं, पृथ्वी पे कोई टॉय से खेल रहा है, एक मैकेनिकल एनर्जी उस पर लग रहा है ना यार, ठीक है। बट अगला आते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को बहुत ही अच्छे से समझिएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है उसी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ये मोशन कर रहा है, ठीक है, सर काइनेटिक एनर्जी। आप चल रहे हो, काइनेटिक एनर्जी। ये लड़का साइकिल चला रहा है, काइनेटिक एनर्जी। कोई दौड़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी। कोई क्रिकेट खेल रहा है, काइनेटिक एनर्जी। मीन्स कि हर चीज काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। दिस इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर बॉडी में मोशन आ जाए तो समझ जाओ कि वो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। दिस इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मीन्स कि ये काइनेटिक एनर्जी है। द फास्टर एन ऑब्जेक्ट मूव्स और ग्रेटर इट्स मास द मोर काइनेटिक एनर्जी इट्स पॉजेज। मीन्स कि अगर कोई ज़्यादा मास का है या वेलोसिटी का है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मोमेंटम पे आ गया। मान लो ये डस्टर है, मैंने इसको बहुत तेज फेंका, ठीक है, बहुत स्पीड से फेंका, बहुत तेज वेलोसिटी से फेंका, तो ये क्या हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी पोजिट करेगा। मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। बस इतना समझो, किसी बॉडी में अगर कोई मोशन आ जाए तो वो काइनेटिक एनर्जी, सिंपल एज दैट। चाहे चल रहा हो, हिल रहा हो, डोल रहा हो, कुछ भी हो, साइकिल चला रहा हो, गाड़ी चला रहा हो, कुछ भी हो, सब काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कहाँ लिख दूँ, ऊपर लिख दूँ? ये लिख देता हूँ, हाफ mv²। इसमें हाफ तो आप देख लिया, m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी, के रिप्रेजेंट्स काइनेटिक एनर्जी। के क्या है, के काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मास रिफर टू द मास ऑफ, मास किसको रिफर कर रहा है, ये बंदा साइकिल चला रहा है, इसका कुछ मास होगा, हाँ, ये एक स्पीड से साइकिल चला रहा है, एक डायरेक्शन स्पीड इनटू
डायरेक्शन इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड को वेलोसिटी कहते हैं जब उसमें डायरेक्शन जुड़ जाता है। ये एक वेलोसिटी के साथ खिंचा रहा है, तो यही हो गया आपका हाफ इंटू एम इंटू वी। अब हाफ इंटू एम इंटू वी कैसे आया, ये ना आपको जानने की अभी ज़रूरत है, ना मैं अभी आपको समझाने भी चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये आपके काम का आएगा नहीं, और ज़्यादा नॉलेज खतरनाक होता है। आपसे फार्मूला पूछेगा भैया काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, आप सीधे टिक मारोगे हाफ एम बी स्क्वायर। आप ऐसा यूनिट याद रखोगे, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है ये याद रखोगे, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का अगर फार्मूला है हाफ इंटू एम इंटू वी, तो उसमें पूछ लिया फार्मूला देगा कि हाफ एम वी में एम क्या है, तो एम को आपको पता होना चाहिए कि एम मतलब मास, वी मतलब वेलोसिटी। बस आपको इतना ही पता रखना है। हाँ, इस पर अगला क्वेश्चन भी आ गया। What is the work to be done to increase the velocity of a car from 30 km per hour to 60 km per hour if the mass of a car is 1500 किलो? अब बताओ, कुछ नहीं करोगे, हाफ। अगला पेज है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकूँ। चलो यहाँ सॉल्व किया ही हुआ है, यहीं आप देख लो। मास है, एक सेकंड पेन चुनने दो। हाँ, मास दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी 30, फाइनल 60, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, हाफ इंटू एम बी स्क्वायर, हाफ इंटू 1500 के जी मास, वेलोसिटी देखो भैया कैसे वेलोसिटी निकाला, ये मीटर पर सेकंड के हिसाब से निकलेगा ना। तो 30 इंटू 5/18 किया, 18 से 30 को डिवाइड किया, फिर 5 से गुना किया, तो 8.33 मीटर पर सेकंड। और वैसे ही 60 का भी निकाला, मीटर पर सेकंड में कैसे निकालते हैं, 30 इंटू 5/18, 2 से 9 गया, 2 से 15, 3 से 3, 3 से 9 गया, 3 बार में, ये 5 बार में गया, 25/3, 8 या 24, वही 8.63 मीटर आ रहा है। वैसे ही 60 का भी किया, फास्ट 60 इंटू 5/18 करके, ठीक है। इसको कैसे डिवाइड करोगे, 2 से 9 बार में, 30 बार में ले देखे, उसका भी इतना ही आएगा, ठीक है, 16.67 मीटर पर सेकंड। और फिर फॉर्मूला पे, हाँ तो अब पूछो कि भैया फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर कहा था ना मैंने, तो एम फाइनल में आप क्या करोगे, 16.67 मीटर पर सेकंड से 8.63 मीटर सेकंड को घटा दोगे, फिर जो आएगा वो आपका ये हो जाएगा, हाफ इंटू 1500 के जी इंटू 8.63, मतलब भी यही है, वेलोसिटी है, ठीक है। मीट का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर होता है ना, तो फिर आपका कैलकुलेशन करने पे ये आएगा 52041.68 जूल या न्यूटन मीटर। अगर पूछ ले कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो ये बता दो कि हाफ इंटू 1500 के जी, और ऊपर में फाइनल क्या था, ये था, ये ऊपर जो आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, ये आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट किया आपने, ठीक है। और नीचे आपने क्या कैलकुलेट किया, फाइनल। अब वर्क डन निकाल दो भाई, क्या वर्क डन हुआ, तो फाइनल माइनस इनिशियल निकाल दोगे, ये इनिशियल है, सॉरी इनिशियल माइनस फाइनल, जो नहीं फाइनल माइनस इनिशियल होगा आई गेस। हाँ 20,820 क्या है, 20,816.68 जूल, ठीक है। इसमें से आप 52,041.6 जूल को माइनस कर दोगे, जो आएगा वो आपका 15637 जूल आएगा। तो आपने क्या किया, पहले आपने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाला हाफ एम बी स्क्वायर करके, एम बी तो नहीं है इनिशियल है, तो यू स्क्वायर भी आप कर सकते हो, फाइनल है तो वी स्क्वायर किया, अब दोनों में से घटा दिया, फाइनल में से इनिशियल, जो आया वो आपका वर्क डन हो गया, एज सिंपल एज दैट। अब पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं, मैंने इसको ऊपर उछाला, फिर ये नीचे आ रहा है, ठीक है। एक धनुष बांध लिया, आपने एक धनुष बांध में देखा होगा, एक इधर घिंचता है, ठीक है, घिंचने के बाद भी ऐसा कौन सा फोर्स लगता है कि धनुष आगे भाग जाता है, हाँ। या मैं ये यहाँ पे है जस्ट
मैंने इसको यहाँ उठाया 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 उठाया, मैं इसको जैसे ही छोड़ा फिर से नीचे आ गया और बहुत तेजी से आ गया। कौन सा फोर्स लगा? जब मैं इसको पुल कर रहा हूँ ना, तो ये अपने आप में एक एनर्जी समेट रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अपने आप एक एनर्जी स्टोर कर लेता है। अब धनुष बाण को देखोगे या कोई आर्चरी करते होंगे, देखोगे वो ऐसे करेंगे, ठीक है। तो जो धनुष है इसे घिसते हैं स्ट्रिंग की तरफ, तो क्या होता है वो जो घिसते हैं ना, तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। जितना दूर घिसते हैं उसमें उतना एनर्जी स्टोर रहता है, और जब उसको छोड़ते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होता है, जिसके कारण वो धनुष जो है बहुत आगे तक जाके गिरता है, ठीक है। अगर आपने स्प्रिंग देखा होगा, अगर आप स्प्रिंग को दबाओगे ना दबाओगे दबता रहेगा, पर जैसे ही उसको छोड़ोगे वो बहुत तेजी से उछलेगा। जितना तेजी से दबाओगे उसको दुगना तेजी से वो उछलेगा। क्यों? क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी अपने आप में स्टोर किए रहता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो मैंने अभी आपको समझाया, ये देखो मैंने इसको उठाया, इसने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लिया है। यही आपका पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम ड्यू टू इट्स पोजीशन और कंडीशन। जैसे कि मैंने बताया कि जिस पोजीशन में अगर आपको उसको हटाओगे, उस पोजीशन से अलग करोगे, तो वो अपने आप में एक एनर्जी स्टोर कर लेगा, उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, इलास्टिक पोटेंशियल, इलास्टिक का पैंट आपने पहना होगा बचपन में, या आपके बच्चे पहनते होंगे, आपके कहीं कोई बच्चा होगा तो देखना इलास्टिक का वो पैंट पहनता होगा। वो क्या है? वो भी एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है, वो पैंट भी इलास्टिक का, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका जितना कमर होगा वो उतना पे जाके चिपक जाएगा छोड़ने पे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच और कंप्रेस्ड स्प्रिंग, राइट। मैंने आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है मैंने अभी आपको बताया ही, कि ये डस्टर था, इसको उठाया तो इसने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर कंजर्व कर लिया। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इसका फॉर्मूला होता है वो आप देख ही लो, क्योंकि कोई भी पोटेंशियल एनर्जी जो है ग्रेविटेशनल, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो mg मतलब ग्रेविटेशन, और एक हाइट पे लगता है। मीन्स कि मैंने इसको ऐसे उठाया तो एक हाइट पकड़ा ना मैंने, या स्प्रिंग को ऐसे दबाया तो उसने भी वो भी हाइट पकड़ेगा ना। ऊपर से नीचे टपकाने वाले चीज़ को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, बिना किसी झंझट का समझो, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हाइट यहाँ लिख देंगे h, यही आपका हो गया P इक्वल टू mgh, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। mgh, mdh नहीं, mgh मसाला कुछ और है, mgh पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। देख लो इस स्प्रिंग को भैया, ये जितना जो इसे दबा रहा है ये फिर उतना ही तेजी से उछल रहा है। हाँ, ये क्या है आपका पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल, दी बेस्ट एग्जाम्पल। मैं इसके एक जैसे ही मैं इसको नीचे दबा रहा हूँ तो ये अपने अंदर ये जो मतलब अभी इस पोजीशन में है, ठीक है। आप देख रहे हो स्क्रीन पे एक पोजीशन में है, पर जैसे इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, एक एनर्जी लगा रहा हूँ, तो नीचे क्या हो जा रहा है, पर फिर मैं जैसे ही छोड़ता हूँ उस डायरेक्ट ऊपर क्या आता है। क्यों? क्योंकि उसने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर में स्टोर कर लिया है। जब मैं उसको छोड़ूंगा तो वो अपना एनर्जी लगा के वापस उसी पोजीशन में चला जाएगा। अगला वही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, mgh, ठीक है, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। फिर भी देख लेते हैं, आई थिंक क्लास लंबा हो रहा है, पर चलो कोई नहीं। इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू अ ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब कि सिंपल सी बात में ये कैलकुलेटर है, ये पृथ्वी इसको नीचे की ओर खींच रही है, पर मैंने इसको यहाँ रोक रखा है। अगर मैं अपने हाथों को हटा लूँ तो ये डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और बहुत तेज़ी से गिरेगा। क्यों? क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सेम चीज़ जो मैंने पहले बताया, सेम वही चीज़ है अलग लैंग्वेज में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कुछ भी अलग नहीं होता है,
सिर्फ यही होता है कि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है, और उसमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा, ऊपर से नीचे की ओर, ऐसे ऐसे नहीं जाएगा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा, वो हो गया आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनते हैं पोटेंशियल एनर्जी में। जब सामान ऊपर से नीचे गिरे समझो पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, जब हॉरिजॉन्टल चले ऐसे ऐसे तो समझो काइनेटिक एनर्जी हो रहा है। सिंपल, जिनको एकदम ही कुछ नहीं समझ में आता है वो इस लाइन को पकड़ ले। अगर ऊपर से नीचे गए पोटेंशियल, अगर हॉरिजॉन्टली चले ऐसे तो काइनेटिक। साइकिल चल रहा है, मोटरसाइकिल चल रहा है, आदमी चल रहा है, कुछ कौवा बिल्ली कुछ भी चल रहा है, काइनेटिक। और ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, चाहे हवाई जहाज गिर रहा हो, चाहे कोई कचरा गिर रहा हो या कुछ भी गिर रहा हो, बारिश गिर रहा हो, कुछ भी हो, वो पोटेंशियल एनर्जी। बस इतना समझो। ऐसा फॉर्मूला मैंने बता ही दिया, पोटेंशियल एनर्जी P इक्वल टू mgh, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। इस पे ये क्वेश्चन है, आप खुद से इसको सॉल्व क्या करना है यार, यहाँ तो सॉल्व किया हुआ है। मैंने सोचा था कि आपको होमवर्क दूंगा पर चलो ठीक है, इसको आप लोग खुद से देख लेना। फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर एबव द ग्राउंड, ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का 9.8 मीटर पर सेकंड ही मानना है, जो कि काइनेटिक एनर्जी में नहीं दे रखा था, तो वहाँ हम लोगों ने मान लिया था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर यहाँ साफ साफ मेंशन करा है कि G इक्वल टू, भैया पेन जी चलिए ना थोड़ा, हाँ, G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर साफ साफ मेंशन कर रखा है। यहाँ क्या पूछा है, हाइट। जैसे ही आपने हाइट देख लिया आपके दिमाग में दिमाग खड़केगा कि भैया मास भी है 10 kg का, हाइट की बात कर रहा है, मीन्स की पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है, मीन्स कि ऊपर से नीचे की सामान गिरने वाला है पक्का। हाँ, बीच इज एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर एबव द ग्राउंड, आपके दिमाग में सीधे खनकेगा। तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, पीई का mgh मसाला नहीं, mgh पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया है, क्या दिए हो 10 kg, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, या हाइट या ग्रेविटेशन जो कह लो, डिस्प्लेसमेंट जो है 6 मीटर है, ठीक है। हाइट हमें ये मिल गया, m मिल गया 10, हमें हाइट भी मिल गया 6, चलो भैया। यहाँ पे ग्रेविटेशन दे ही रखा है 9.8। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आएगा वो आएगा 588 जूल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एनर्जी का ऐसा यूनिट आपका होता है जूल या न्यूटन मीटर। तो आप इसको 588 जूल कह सकते हो या 588 न्यूटन मीटर भी कह सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी मोशन चैप्टर में भी बता रखा है, फोर्स में भी बता रखा है, तो यहाँ बताने का कोई मतलब है नहीं। फिर भी शॉर्ट में समझ लो कि जब एनर्जी ना डिस्ट्रॉय हो ना क्रिएट हो, उसको हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। मीन्स कि जो बॉडी जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में रह जाए उसको हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा तो लॉ कैन, जब एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर तो हो सकता है, ठीक है, पर एनर्जी का रूप नहीं चेंज होगा। चाहे यहाँ पे अच्छा पढ़ के आप देख लो, फिर से देख लो आपको। The various form of energy such as kinetic energy or potential energy, thermal energy and others can change from one form to another. भैया मैंने खाना खाया, ठीक है, पेट में भोजन गया, वो केमिकल एनर्जी था, उसने मुझे एनर्जी दिया, ठीक है। मैं चलने लगा, क्या हुआ, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। मीन्स की एनर्जी जिस फॉर्म में है, एनर्जी जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट तो हो सकता है, ठीक है, पर एनर्जी ना क्रिएट हो सकता है ना लॉस हो सकता है, बस एक दूसरे के फॉर्म में वो चेंज हो सकता है। मैंने एक सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी आपको दिया कि खाना खाया तो केमिकल एनर्जी पेट में गया, कन्वर्ट होके वो हम लोग चलने लग गए
तो वो काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है। सो आगे देखो, आगे देख ही लो। बट द टोटल एनर्जी विथ इन द सिस्टम रिमेन्स अनचेंज, कि अगला एनर्जी जो टोटल है वो हमेशा चेंज नहीं होगा, वो सेम का सेम रहेगा। अगर मैंने 5 जूल एनर्जी खाना खाया तो मैं 5 जूल ही उससे चल सकता हूँ, ठीक है। मैं इसके एक्स्ट्रा नहीं चल पाऊंगा। हाँ, अनटिल कि पहले जो खाना खाया उसका भी एनर्जी मेरे अंदर स्टोर हो, ठीक है। अगर मेरे अंदर पहले से कुछ एनर्जी ही नहीं है, बचपन से लेकर अब तक मैंने कुछ खाना ही नहीं खाया है, अभी सिर्फ 5 जूल का खाना खाया है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप उतना एनर्जी हो आप उससे ज़्यादा काम कर लो, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। एंड द नेक्स्ट पार्ट विल बी सून। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल टॉक अबाउट पावर। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट का, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कवर करवा दूंगा। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर एंड मस्ट सब्सक्राइब। क्यों? क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो हमारा मोटिवेशन एक अलग लेवल पे होता है, हमें पता होता है कि हम किसके लिए पढ़ा रहे हैं, कौन हमें देख रहा है, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो बिल्कुल बिना किसी टेंशन के, बिना किसी झिझक के और बिना कोई पैसा दिए सब्सक्राइब बटन पे हिट कर देना। और हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, फील अ वेरी हैप्पी फ्यूचर।